हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट विज़न। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संसद भवन यानी कि इंडियन पार्लियामेंट हाउस के बारे में। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे राज्यसभा और लोकसभा पर भी। दोस्तों, मैंने इस चर्चा में इतने पॉइंट्स को सम्मिलित किया है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारतीय संसद भवन बाहर से कुछ इस प्रकार से दिखता है। संसद अथवा पार्लियामेंट। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन, लोकसभा जिसे हम लोगों का सदन एवं राज्यसभा जिसे हम राज्यों की परिषद के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। दोस्तों, यह व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में ऐसा कहा जाता है। भारतीय संविधान में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। लोकसभा तथा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या 550 है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। दोस्तों, संसद परिसर के बारे में जान लेते हैं हम लोग। संसद की इमारतों में से संसद भवन, संसदीय सौध, स्वागत कार्यालय, संसदीय ज्ञानपीठ जिसे कि संसद ग्रंथालय भी कहते हैं, सम्मिलित हैं। इन सभी को मिलाकर संसद परिसर कहा जाता है। इसमें लंबे चौड़े लान, जलाशय, फव्वारे और सड़कें बनी हुई हैं। सजावटी लाल पत्थर की दीवारों तथा लोहे के जंगलों और लोहे के विशाल दरवाजों से घिरा हुआ है। दोस्तों, जो मीटिंग हॉल है, जहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों की जो चर्चा होती है, वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। संसद भवन का निर्माण सन 1921 से 27 के दौरान किया गया था। संसद भवन नई दिल्ली की बहुत ही शानदार भवनों में से एक है। यह विश्व के किसी भी देश में विद्यमान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी तुलना विश्व के सर्वोच्च विधान भवनों में की जाती है। यह एक विशाल वृत्ताकार भवन है, जिसका व्यास 560 फुट तथा घेरा 533 मीटर है। यह लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। भवन के से 5 के सामने द्वार पर मंडप बने हुए हैं। पहली मंजिल पर खुला बरामदा हल्के पीले रंग के 144 चित्ताकर्षक खंभों की कतार से सुसज्जित हैं, जिसकी प्रत्येक की ऊंचाई 27 फुट है। संसद की भूमिका को हम लोग जान लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इसी माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारे राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है। जनमत सर्वोपरि है। संसदीय शब्द का अर्थ ही ऐसी लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था है जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के उस निकाय में निहित है जिसे संसद कहते हैं। भारत के संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है। यह वह धुरी है जो देश के शासन की नींव है। भारतीय संसद राष्ट्रपति और दो सदनों, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, यह भी हम जान लेते हैं। वैसे तो भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, फिर भी वह दोनों सदनों में से किसी में भी चर्चाओं में भाग नहीं लेता। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक तभी कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति उस पर अनुमति प्रदान करें।
इतना ही नहीं, जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो और राष्ट्रपति को महसूस हो कि इन परिस्थितियों में तुरंत कार्रवाई जरूरी है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश की शक्ति एवं प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा पास की गई विधि का होता है। लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात अधिवेशन के शुरू में और हर साल के पहले अधिवेशन में राष्ट्र राष्ट्रपति एक साथ संसद के दोनों सदनों के सामने अभिभाषण करता है। वह सदनों की बैठक बुलाने के कारणों की संसद को सूचना देता है। संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश किसी भी सदन को भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। कुछ प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही सदन में पेश किए जा सकते हैं अथवा उन पर आगे की कोई कार्रवाई की जा सकती है। संसद सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, यह भी हम जान लेते हैं। भारत जैसे बड़े और भारी जनसंख्या वाले देश में चुनाव कराना एक बहुत बड़ा काम है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुनाव बेरोक टोक और निष्पक्ष हो, इसके लिए एक स्वतंत्र चुनाव यानी कि निर्वाचन आयोग बनाया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, जान लेते हैं। राज्यसभा में स्थान भरने के लिए राष्ट्रपति चुनाव आयोग द्वारा सुझाई गई तारीख को अधिसूचना जारी करता है। जिस तिथि की पदावधि समाप्त होनी हो, उससे 3 मास से अधिक समय से पूर्व ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जाती। चुनाव अधिकारी चुनाव आयोग के अनुमोदन से मतदान का स्थान निर्धारित और अधिसूचित करता है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होना आवश्यक है। लोकसभा के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा चुनाव आयोग द्वारा सुझाई गई तिथि को सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सदस्य चुनने के लिए कहता है। अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात चुनाव आयोग नामांकन पत्र दायर करने के और मतदान के लिए तिथियां निर्धारित करता है। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होने के कारण भारत के राज्य क्षेत्र को उपयुक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य को चुना जाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक हो, मतदान का अधिकारी है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। लोकसभा की जो सामान्य कार्यविधि होती है वह 5 वर्ष की होती है। राज्यसभा को अब हम जान लेते हैं विस्तार से। जैसा कि नाम से पता चलता है, राज्यसभा राज्यों की परिषद। यह अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने हुए विधायक करते हैं। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादातर उसकी जनसंख्या के पर निर्भर करती है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 31 सदस्य हैं। राज्यसभा में 250 तक सदस्य हो सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य तथा 238 राज्यों और संघ क्षेत्रों द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं। इस समय राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। इनमें से 233 सदस्य निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की कार्यावधि 6 वर्ष की है। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपसभापति पद के लिए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य को चुना जाता है। अब हम जान लेते हैं लोकसभा के बारे में। और जनता द्वारा सीधे वोट डालकर किया जाता है। 18 साल और उससे अधिक आयु का हर एक भारतीय नागरिक मतदान करने का हकदार होगा। लोकसभा के अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं। अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य संघ क्षेत्रों का मतलब यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज से है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है।
इस प्रकार सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। ऐसी संविधान में परिकल्पना की गई है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए भी जनसंख्या अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित है। भारत में कार्यावधि 5 वर्षों की है। 5 वर्षों की अवधि समाप्त हो जाने पर सदन खुद भंग हो जाता है। कुछ परिस्थितियों में संसद को पूर्ण कार्यावधि समाप्त होने से पहले भी भंग किया जा सकता है, या आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा की कार्यावधि को बढ़ा भी सकती है, लेकिन यह एक बार में केवल 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। संसद के दोनों सदनों को कुछ मामलों में छोड़कर सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां एवं दर्जा प्राप्त है। कोई भी गैर वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पहले दोनों में से प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेशों, आपात की उद्घोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति हो को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में दूर किया जाता है। इस बैठक में मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन में अपना स्थान रिक्त करना पड़ सकता है यदि वह लाभ का कोई पद धारण करता है। उसे विकृत चित्त वाला व्यक्ति या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। वह स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक बन जाता है। उसका निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है। वह सदन द्वारा निष्कासन का प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने पर निष्कासित कर दिया जाता है, या वह राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल परिस्थिति में राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य को अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। अब चुनाव संबंधी विवाद हम जान लेते हैं। संसद के किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन के लिए हर किसी चुनाव को चुनौती उच्च न्यायालय में दी जा सकती है। याचिका चुनाव के दौरान कोई भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाने के कारण पेश की जा सकती है। यदि सिद्ध हो जाए कि उच्च न्यायालय को प्राप्त है कि वह सफल उम्मीदवार का चुनाव शून्य घोषित कर सकता है। अब संसद में प्रश्न पूछना, ये भी हम जान लेते हैं कि संसद में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसके अनुपूरक प्रश्न पूछने से मंत्रियों का भी परीक्षण होता है कि वह अपने विभागों के कार्यकरण को कितना समझते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं शून्यकाल या जीरो आवर क्या होता है। अक्सर इसे हम न्यूज में सुनते रहते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल अथवा जीरो आवर के नाम से जाना जाता है। यह एक से अधिक अर्थों में शून्यकाल होता है। 12 बजे दोपहर का समय ना तो मध्याह्न पूर्व का होता है और न ही मध्याह्न पश्चात का समय। शून्यकाल 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इस नाम से जाना जाता है। इसे आवर भी कहा जाता है क्योंकि पहले शून्यकाल पूरे घंटे तक चलता था, अर्थात अर्थात 1 बजे दिन में सदन का दिन के भोजन के लिए अवकाश होने तक। अब हम जान लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं। मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद तब तक पदासीन रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करते ही सरकार को संवैधानिक रूप से पद छोड़ना होता है। नियमों में इस आशय का एक प्रस्ताव पेश करने का उपबंध है जिसे अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव
से भिन्न होता है। अविश्वास प्रस्ताव में उन कारणों का उल्लेख नहीं होता जिन पर वह आधारित हो, परंतु निंदा प्रस्ताव में ऐसे कारणों या आरोपों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। यह प्रस्ताव कतिपय नीतियों और कार्यों के लिए सरकार की निंदा करने के इरादे से पेश किया जाता है। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री के विरुद्ध या कुछ मंत्रियों के विरुद्ध पेश किया जाता है। उसमें किसी मंत्री या मंत्रियों की विफलता पर सदन द्वारा खेद, रोष या आश्चर्य प्रकट किया जाता है। संसद में बजट। सरकार को शासन, सुरक्षा और जन कल्याण के बहुत से काम करने होते हैं। इन सब के लिए बहुत साधन चाहिए। ये आए कहाँ से? सरकार जनता से कर वसूलती है, जरूरत पड़ने पर कर्जे भी लेती है, क्योंकि हम संसदीय व्यवस्था में रहते हैं। सरकार के लिए यह जरूरी है कि कोई भी कर लगाने या कोई भी खर्चा करने से पहले वह संसद की मंजूरी ले। इस मंजूरी को लेने के लिए वह हर वर्ष सरकार का एक बजट यानी पूरे साल की आमदनी और खर्चे का लेखा जोखा संसद में पेश करती है, जिसे संसद का बजट कहते हैं। दोस्तों, आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।